कि हर कालखंड में गोदी रही और हर कालखंड में गोदी में बैठने वाले कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन मेरी अगर आप राय जानेंगे तो मैं इससे सहमत हूं। बोले भाई इन्होंने इनको गोली मारी, बोले हम निष्पक्ष। त्रिवेणी वो मंच है जिसने देश भर के क्रिएटर्स को बुलाया, बैठिए, सुनिए, समझिए, और मैं तो कहूंगा हर राज्य में ऐसा काम होना चाहिए। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सरकार के लिए उपलब्ध है, वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विपक्ष के लिए भी उपलब्ध है। ऐसा कहीं नहीं है कि पुलिस ने देखा कि भाई ये 10 लोग हैं, बोले जेल नहीं भेजना, इनको गोली मार दो। ऐसा नहीं, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है। इसमें तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये पुलिस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग किस लिए देते हैं? दिवाली पर बच्चों को पटाखे चलवाने के लिए। अतीक अहमद के खिलाफ 11 हाईकोर्ट जज विड्रॉ कर गए थे अपने को, मुकदमा नहीं सुनते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद पैरवी शुरू और फिर सजा हुई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम से इतर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर एक करवट को बहुत बारीकी से देखा है। सचिवालयों की फाइल हो, चौपाले हो, बहुत सारी चीजों को बहुत नाजुक लेवल पर जाकर उन्होंने परखा है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। वैसे तो हम कई मुद्दों पर पहले भी बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब हम लखनऊ में मौजूद हैं, शुरुआत इसी सवाल से कर लेती हूं। ये जो डिजिटल क्रिएटर्स को एकजुट किया जा रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश है कि इनके जरिए आम जनता भी जुड़े, सरकार की योजनाओं को जाने, उत्तर प्रदेश में क्या बदल रहा है इसको पहचाने। आप इसे देखते किस तरीके से हैं? क्या ये वाकई में इफेक्टिव होता है? देखिए, एक तो इस कार्यक्रम का नाम भी बहुत अद्भुत है, त्रिवेणी, डिजिटल डेमोक्रेसी और डायलॉग। और त्रिवेणी वैसे भी हमारे भारत की आत्मा में बसती है। वो लगभग 500,000 मीटर का एक छोटा सा इलाका है संगम में, जिसको हम लोग संगम नोज कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको त्रिवेणी कहते हैं। वहां नहाने के लिए 65 करोड़ लोग जूझे कि वहीं नहाना है। इसका मतलब त्रिवेणी हमारे लिए कितनी पवित्र है और हमारी आत्मा को कैसे आत्मसात करके रखती है। मुझे लग रहा है कि अब मीडिया का चेहरा बदल गया। अखबार को सुपरसीड किया टीवी ने, और टीवी को सुपरसीड कर दिया डिजिटल में। मैं इसको दूसरे ढंग से बताता हूं कि एक दौर था कि जब एक जगह स्थिर फोन सबसे पहले आया, तार वाला, ठीक है, वो एक्सचेंज के थ्रू रूट होता था। फिर लोगों को लगा कि नहीं यार, तार का बंधन हटना चाहिए, स्थिरता नहीं चाहिए, हम जहां हो वहीं बात हो जाए। तो एक सीमित दूरी का कॉर्डलेस आया। आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, लेकिन हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। कॉर्डलेस इतना सा आता तो चार्ज होता रहता था, आएगा तो दे आएगा, लेकिन उसकी सीमा तय थी कि एक घर के भीतर ही वो जाएगा, घर के बाहर जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। लगा ये भी ठीक नहीं। फिर पेजर आया, फिर लगा इसमें भी कमी है, तो मोबाइल आया। फिर मोबाइल में भी लगा कि नहीं, इसमें चित्र भी दिखना चाहिए, व्यक्ति भी दिखना चाहिए, तो अल्ट्रा स्मार्टफोन आ गए। वैसे ही मीडिया का हुआ। एक दौर था अखबार, आग दिल्ली से छपा हुआ या लखनऊ से छपा हुआ अखबार फर्रुखाबाद पहुंचते पहुंचते दोपहर में 12 बज जाता था, क्योंकि संसाधन भी नहीं थे यातायात के। लेकिन फिर भी अखबार ही एकमात्र साधन था। धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर टेलीविजन आया, फिर टेलीविजन में भी विकास हुआ। एक दौर था केवल दूरदर्शन था, बिल्कुल, कृषि दर्शन हो या कोई दर्शन हो, वही उसी से दर्शन करना है आपको। फिर उस प्राइवेट चैनल्स आए सब। फिर लगा कि यार ये टीवी का बंधन हटना चाहिए कि दीवार पर टीवी लगी और हम दीवार के टीवी के सामने बैठेंगे तभी देख पाएंगे।
ये बंधन हमारी गति को प्रभावित कर रहा है। स्वाभाविक है, अगर हमको कोई चीज देखनी है और उसमें फिर बैठना है वहां, तो इसका मतलब गति प्रभावित हो रही। हम चलते चलते देखना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये डिजिटल आया। और अब डिजिटल ने ऐसी क्रांति कर दी कि सैटेलाइट चैनल भी डिजिटल मोड में ही देखे जा रहे हैं। सैटेलाइट चैनल्स भी डिजिटल मोड में देखे जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा, वो भी पार्टिसिपेंट थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार ने बहुत सारे बंधन लगा दिए हैं और आवाज को दबाया जा रहा है, ब्ला ब्ला। मैंने उनसे कहा भाई इतनी बुलंद आवाज तो कभी रही नहीं हिंदुस्तान में। बोले कैसे? मैंने आज तो आप मुझे बता दो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उससे जुड़ी कोई खबर कोई माई का लाल दबा सकता है क्या? बताइए। गुड्डू को दबा लोगे, पप्पू चलाएंगे, पप्पू को दबा लोगे, रामलाल चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में मैनेज कर लोगे, तमिलनाडु में चलेगी, और सब जगह मैनेज कर लेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है वो सब भी आपने कर लिया, तो सेंट पीटर्सबर्ग से कोई अपलोड कर देगा, तब क्या करेगा? सूचना का इतना लोकतांत्रिकरण कभी नहीं हुआ जितना इस वक्त हुआ है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल फॉर्मेशन। डिजिटल फॉर्म जो है उसका, उसने सूचना को समुद्र बना दिया। हर आदमी सूचना दे रहा है, हर आदमी एक सीमा तक पत्रकार है, कंप्लीट तो नहीं बट एक सीमा तक वो भी वो पत्रकार है। हम लोग भी जो टेलीविजन चलाकर आए हैं, और आप सारे चैनल्स को देखिए, उनमें कम से कम 30-40% खबरें ऐसी आती हैं जो नॉन जर्नलिस्टिक सोर्स से आती हैं, गैर पत्रकारी सोर्स से। पता लगा कि वो पुल गिरता हुआ किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया था, वो जा रहा था, मोटरसाइकिल रोकी, वो बना लिया, वही आज तक पर चलेगा, वही कल तक पर चलेगा। तो सूचना का लोकतांत्रिकरण हुआ, उसके लिए फिर मंच होने चाहिए। त्रिवेणी वो मंच है जिसने देश भर के क्रिएटर्स को बुलाया, बैठिए, सुनिए, समझिए, और मैं तो कहूंगा हर राज्य में ऐसा काम होना चाहिए। भारत के एकीकरण के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश आए, एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो तमिलनाडु में तमिल में बताएं कि उत्तर प्रदेश कैसा है, और उत्तर प्रदेश के लोग तमिल जाएं, क्रिएटर्स, और वहां से अपने अपने ढंग से तमिल के जो तमाम शेड्स हैं, तमिल सभ्यता से लेके और राज्य के विकास तक की जो यात्रा है, वो आए और उत्तर प्रदेश को बताएं। तो उस दृष्टि से मुझे लगा ये कार्यक्रम अच्छा है, और इसने एक ब्रिज बनाने का काम किया। और कई बार क्या होता है कि राज्य की संस्कृति, राज्य का आचार विचार, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की सरकार, सरकार की नीति और नीयत, इन सब पर देश के बाकी हिस्सों में, जैसे उदाहरण के लिए असम में क्या हो रहा है, हम मोटी बात तो जानते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा वहां हैं और उन्होंने एक मस्जिद अवैध थी उसको गिरवा दिया, जो टीवी पे चल गई या प्रमुखता से आगे वही जानते हैं। लेकिन असम में और भी बहुत कुछ हो रहा होगा, वो जानने के लिए ऐसे कॉन्क्लेव काम आते हैं, फिर वो पूरे विश्व के सामने एक खिड़की खोलते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, असम में ये हो रहा है, जहां भी कार्यक्रम। सही बात। तो मुझे लगता है इस ढंग के कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन सर जब खिड़की खुलती है तो कई सारे आरोप भी आते हैं ना, धूल मिट्टी भी आती है। तो आरोप ये आते हैं कि अगर सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया है और उन्हीं के क्रिएटर्स को एक मंच पर बुलाया जाएगा तो आसान हो जाएगा ना सरकार के लिए अपनी चीजों को आगे बढ़ाना, और विपक्ष तो बैठा रह जाएगा। एक ये भी आरोप उसी खिड़की से आया है। नहीं देखिए, मुझे लगता और फिर है, गोदी मीडिया वाला तो लांछन लगता ही है। देखिए मैं इसमें दो बातें कहूंगा। एक चीज तो ये मेरी जो समझ कहती है कि सरकार भी में जो लोग होते हैं वो भी इसी उत्तर प्रदेश के संतानें हैं या इसी भारत की संतानें हैं, विपक्ष में है वो भी देश की संतानें हैं, सही बात। जो दिखा रहे हैं वो भी देश की संतान है, जो देख रहे हैं वो भी देश की संतान, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। और सरकार पार्टी की नहीं होती, सरकार प्रदेश की और देश की होती। हम सहमत हों या हम असहमत हों, लोकतंत्र का सबसे प्रामाणिक अर्थ ये मैं ये मानता हूं कि
निर्वाचित प्रधानमंत्री देश का चेहरा है और निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रदेश का चेहरा है। हम सहमत हो तो भी और नहीं असहमत हो तो हो तो बिल्कुल। भी, हमको पसंद हो तो भी और हमको नापसंद हो तो भी। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सरकार के लिए उपलब्ध है, वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विपक्ष के लिए भी उपलब्ध है। उसमें तो ऐसा तो नहीं ना कि वहां कोई ताला लगा दिया गया है। विपक्ष भी उस मंच पर अपनी बात कहता है और कह भी सकता है। मान लीजिए अभी उनको लगता है कि सरकार का प्रचार ज्यादा हो रहा है, आप अपने 100 वॉलेंटियर रखिए जो हर दिन आपके विचारधारा, आपके क्रियाकलाप पर एक विस्तृत वीडियो बना के जारी करें। कोई रोक रहा है नहीं ना। और आपने अभी गोदी मीडिया का, तो मैं अभी गया था वहां भोपाल या रायपुर कहीं में एक कार्यक्रम में गया था, नहीं फरीदाबाद गया था एक कार्यक्रम में, तो वहां ये विषय आया था, तो पत्रकारों का ही कार्यक्रम था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हर भारत के पिछले 40 वर्षों के जो सार्वजनिक जीवन मैंने देखा है पत्रकार के नाते, उस दृष्टि से मैंने कहा कि हर कालखंड में गोदी रही और हर कालखंड में गोदी में बैठने वाले रहे। आदमी रहेगा तो गोदी भी रहेगी, मां रहेगी तो गोद रहेगी और बच्चा भी रहेगा। अब ये उनको देखो किनकी गोदी थी और कौन बैठे थे, उनका रिश्ता आप तय करो भाई, मेरे से क्या इसमें समस्या। ऐसा नहीं कि गोदी पहली बार अवतरित हुई और बैठने वाला पहली बार आया, नहीं नहीं नहीं। हर आप थेतरे करेंगे तो हम फिर गोदी का आई कार्ड दिखा देंगे और बैठने वाले का भी आधार कार्ड बता देंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। गोदी वोदी कुछ नहीं। मुझे लगता है कि लोग कहते पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों गया भोपाल माखनलाल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में, वहां बच्चों पढ़ रहे थे बच्चे, उन्होंने मुझसे मेरा एक इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि सर हमारे टीचर्स लोग बताते हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैंने भाई टीचरों की गरिमा के विरुद्ध तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, गुरुजी लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, अच्छा है पढ़ो बेटा, लेकिन मेरी अगर आप राय जानेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं। जैसे हम पीड़ा के साथ हैं, हम कष्ट के साथ हैं, हम त्रासदी के साथ हैं, हम वंचित के साथ हैं, जिसके साथ अन्याय हो रहा हम उसके साथ हैं, हम निष्पक्ष कैसे हो जाएंगे? बोले भाई इन्होंने इनको गोली मारी, बोले हम निष्पक्ष हैं, ये चाहे ये भी मार दे दोबारा गोली, हमें कोई देना, हम निष्पक्ष रहेंगे। नहीं जी, हम निष्पक्ष नहीं रहेंगे। हम इनको सजा दिलाने के लिए पत्रकारिता का इस्तेमाल करेंगे कि इनको सजा मिले, इन्होंने गोली कैसे मारी। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं उस दिन वहीं था जिस दिन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हमने वो दृश्य देखा, हमारे लोग शहीद हुए, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लोग 7-8, 5-6 लोग जो आतंकी आए थे वो भी मारे गए। अब निष्पक्षता तो ये कहती है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए और फिर अगर फांसी हो तो राष्ट्रपति का भी फैसला ना आ जाए दया याचिका पर, तब तक मैं निष्पक्ष रहूं। तो ये लिखूं क्या कि तथाकथित लोगों ने तथाकथित स्थान पर तथाकथित कार्यक्रम कर दिया? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। एक बार प्रशांत भूषण ने मुझसे कहा कि मीडिया ट्रायल करती है, जजमेंटल हो जाती है, तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा तो जो मैंने आज यहां बताया। मैंने कहा मैंने ये दृश्य देखा, आपके हिसाब से मैं क्या लिखता आके? उस वक्त में एक अखबार के ब्यूरो को हेड कर रहा था। मैंने मुझे क्या लिखना चाहिए था पार्लियामेंट के बारे में जो मैं देख के आया? चलिए मैं जजमेंटल नहीं होऊंगा, है? मैं अदालत नहीं बनूंगा, क्या लिखूं? तथाकथित लोगों ने तथाकथित कार्यक्रम कर दिया तथाकथित स्थान पर, बाकी खबरें 35 साल बाद बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। नहीं ना, हमने जो आंखों से देखा वो हमको बताना होगा। आप उसको पक्षधरता माने, आप उसको निष्पक्षता माने, ये आपका प्रोरोगेटिव है। एक पत्रकार के नाते मेरा फर्ज है कि जो मेरी आंखों ने देखा, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मेरा विश्वास किसी प्रोपेगेंडा में नहीं। लेकिन सर डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है कौन नहीं? आपने देखा कि एक बच्ची के साथ गलत काम हुआ, आप वो छाप देंगे। कोई और है वो कह रहा है कि एक दलित के साथ हुआ, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अलग है, उसका क्राइटेरिया अलग है, वो भी सही लिख रहा है, आप भी सही है, तो फिर निष्पक्ष कौन हुआ? मैं किसको मानूंगी? सही बता दे रहे, आंखें कभी भी पक्षपात नहीं करती।
जो आपकी आंखों ने देखा आप एग्जैक्ट लिख दीजिए। अगर कोई लड़का अपने बुजुर्ग बाप को मार रहा है, अभी एक दृश्य आया था कि एक पिता को मार रहा है सड़क पर लड़का, थप्पड़ थप्पड़। बिल्कुल हमको लिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिस मीडियम में उस मीडियम से उसको आगे लेना चाहिए और ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि क्या भारत इस स्थिति में आ गया, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर? इसमें क्या समस्या है? पत्रकारिता अदालत में लड़ा जाने वाला केस तो नहीं है ना कि सारे सबूत लाओ तब केस दायर करना। पत्रकारिता तत्काल, उसमें तात्कालिकता भी है ना। जो आपने देखा वो आपने बताया, तत्काल वो बताइए, उसके बाद उसका फॉलो अप करिए कि नहीं पिता भी शराब पीता था, दूसरी स्टोरी अगले दिन। लड़के ने पिता को इसलिए मारा कि उसने अपनी बहू के साथ बदतमीजी की। उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल उनके फॉलो अप्स करिए। लेकिन ये मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज है कि हम कहें कि नहीं भाई साहब, जब तक इस मसले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाएगा तब तक हम चुप रहेंगे। तो फिर आपको पत्रकारिता नहीं करना चाहिए, वकालत करिए, उसमें पैसा भी है। और तो सर इसका मतलब तो फिर ये जो एनकाउंटर पे सवाल उठते हैं, क्योंकि हम लखनऊ में बैठे हैं तो जिक्र कर लेते हैं यूपी का, एनकाउंटर पॉलिसी पे सवाल उठते हैं, बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल उठते हैं, तो यही दो चीजें सामने आती हैं। एक पक्ष कहता है कि ठीक तो है, जब पता है कि सामने वाले ने गलत किया है तो ठोक दिया, क्या गलत किया, ये तो आम जनता का रुख है जो यूपी की जनता समझती है। और फिर दूसरा पक्ष आ जाता है कि कोर्ट किस लिए है, तो वकील किस लिए है, तो सारी सुनवाई होनी चाहिए थी। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पक्ष जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा। इसको समझने में मुझे लगता है एक दृष्टि ये भी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं ठोक दिया जाना चाहिए कि इसने गलत किया। पुलिस गलत को ठोकने के लिए नहीं है, उसका वो काम ही नहीं। पुलिस का काम क्या? पुलिस का काम है अपराध होने से रोके, यानी अपराध ना हो ऐसा वातावरण, उसकी उपस्थिति बनाए कि पुलिस खड़ी है, यहां गड़बड़ मत करना, राइट। दूसरा है अगर अपराध हो जाए तो अपराधी को डिटेन करके पकड़कर न्यायालय की चौखट तक ले जाए, बस इतना ही काम है, ठीक है ना। तीसरा कोई काम नहीं। तीसरा यही काम है कि किसी की सिक्योरिटी में लगी है तो उसके साथ घूमे, बस। गोली कब चलती है? गोली तब चलती है, ये बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि भाई वो बताइए उसको पकड़ा और गोली मार दी। नहीं, पकड़ा और गोली मार दी नहीं होता। आपको पकड़ने की कोशिश की, अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, अपराधी ने खुद को नहीं पकड़ा जाए इसके लिए उसने पुलिस पर फायर कर दिया। अब जब फायर कर दिया तो पुलिस के सामने दो विकल्प है, या तो हाराकिरी कर ले, या तो खुदकुशी कर ले, उसकी गोली अपने ऊपर कहे भाई मारी दो लो, या उसको गोली मारे आत्मरक्षा में, और जिंदा है तो फिर अस्पताल में इलाज करा के कचहरी में खड़ा करे, और मर गया तो फिर दाह संस्कार करे। ऐसा कहीं नहीं है कि पुलिस ने देखा कि भाई ये 10 लोग हैं, बोले जेल नहीं भेजना, इनको गोली मार दो, ऐसा नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है इस वक्त। अच्छा, हर एनकाउंटर जवाब देना होता होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा भाई, मजिस्ट्रेट जांच होगी। और कई बार जैसे एक हुआ था अपना विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब पता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी उस पूरे एपिसोड की जांच के लिए, उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई। ऐसा घरमानी मनमानी नहीं चल रही है। तो कुछ लोग हैं जो मूर्खतापूर्ण प्रलाप करते हैं कि उन्होंने भैया पुलिस ने देखा ठोक दिया। अरे ऐसा थोड़ी ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है? रूल ऑफ लॉ है। हाँ, इतना जरूर है, इसलिए लोगों को लग रहा है, पहले पुलिस से कहा जाता था कि भाई आपको गोली खानी है, सिर दर्द हो तो सेरिडोन खाओ, और अपराधी सामने हो तो बुलेट खाओ, आपका काम गोली खाना है। पुलिस में भर्ती हुए हो? बोले हाँ। तो बोले जवाहर बाग में 7 लोग मारे गए, ठीक, अच्छी बात, शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि अंदर जो था रामरक्ष यादव, वो पॉलिटिकली संरक्षण था। तो पुलिस को एक मैसेज था डाउन द लाइन कि किन पर गोली नहीं चलानी है, वो कुछ भी करें। तो उनने कहा 8 लोगों ने आत्माहुति दे दी। बोले ठीक है।
आपको लगता है सर आम जनता को अब ये बात समझ में आ रही है जो हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि आती- पहले पुलिस बंधी हुई थी, आती- अब पुलिस को फ्री हैंड है? एक और उदाहरण देता हूं। मुजफ्फरनगर में एक गांव है, अभी मेरे दिमाग में आ गया स्मरण ना, तो उस गांव में एक जाट परिवार की बच्ची को मुस्लिम वर्ग के लड़कों ने छेड़ा। उसके परिजन गए थाने, तो वहां जो इंस्पेक्टर बैठा था, समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश जी की, मुख्यमंत्री जी। तो इंस्पेक्टर जो बैठा उसने कहा कि चौधरी साहब, हम सब जानते हैं क्या हुआ, लेकिन आप कहो तो उन लड़कों को पकड़वा के यहां माफी मंगवा के गलती मनवा लेंगे लड़के, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो उन लोगों ने पूछा, भाई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाएगी, माफी का क्या मतलब है, सजा होनी चाहिए। उस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा, आप सच कहा झूठ कहा ये तो इंस्पेक्टर जाने, लेकिन उसने कहा कि ऊपर से हमको मैसेज है कि इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो वो भी भाई अपने ढंग के लोग थे और पुत्री का मामला था, उन्होंने कहा फिर रहने दे भाई, हम देख लेंगे। और हम देख लेंगे फिर क्या हुआ वो सबको पता ही। 6 महीने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जला, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपए की धनहानि हुई। कवाल कांड, कवाल। तो ये आप बताइए, अगर वहां एक इस दरोगा ठीक फैसला ले लेता, उसके हाथ नहीं बांधे होते, तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि उसको लड़के को पकड़ के गोली मार दो ना, वो कहता आप मुकदमा लिखो। जब आप पुलिस को इस ढंग की भूमिका में लाकर खड़ा कर देते हैं, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये पुलिस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग किस लिए देते हैं? दिवाली पर बच्चों को पटाखे चलवाने के लिए नहीं ना। हमारे टैक्स का पैसा क्यों खर्च होता है इन पर? ये असलाह, ये गोली, ये बारूद हमारे टैक्स से आता है ना। बिल्कुल। ये क्यों, इनको क्यों दिया जब इनको चलाने नहीं? लोग कहते हैं कि जी वो एक बार जब वो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के लड़के उसमें शामिल थे, तो एक लड़का जब पुलिस उसके पीछे गई तो झांसी के किसी इलाके में उसको रोका, कॉर्डन ऑफ किया, तो उसने और उसके साथी ने गोली चलाई और उसमें फिर वो काउंटर उसमें मारा गया। तो एक बड़े नेता ने कहा कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की हत्या हो गई और किसी एक और चीज की बताई हत्या हो गई, कानून के राज की। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा, जब मैंने उनका वक्तव्य सुना, मैंने अपने स्टाफ से कहा, भाई जरा बाहर नोएडा में घूम के देख के आओ, ये तीनों मर गए क्या, लोकतंत्र, कानून का राज और संविधान। वो 15-20 मिनट में आ गए सारे चाय वाय पी के, बोले नहीं सर वो तीनों सुरक्षित है, संविधान भी, कानून भी, लोक और लोकतंत्र भी। व्हाट द हेल? अपराधी मारा जाएगा तो कानून की, आप लोकतंत्र की हत्या बता देंगे? ये अब देश बदल गया, जनता। हाँ, बुलडोजर की बात आपने कही, बुलडोजर पर भी एक बात ये है क्या कि बहुत हेजी टाइप की तस्वीर हम लोग बना देते हैं, धुंधली टाइप की, जिसमें साफ ना दिखे जानबूझ के। कोई भी बुलडोजर किसी भी सरकारी अधिकारी के मन से नहीं चल सकता, ये आपको पता है? बिल्कुल। ये नहीं कि तहसीलदार साहब ने आज अंगड़ाई ली, बोला नहीं यार आज सामने वाले घर पे बुलडोजर चला देंगे, नहीं, इससे तो नहीं हो सकता। उसकी एक प्रक्रिया है, इतने नोटिसेस होने चाहिए, ये होना चाहिए, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सब परमिट करेगी कि हाँ फाइल पर दस्तखत होंगे उसके कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। अब ध्वस्तीकरण में आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा मन था कि फावड़े से तोड़ते, कोई कहेगा कुदाल से तोड़ते, कोई कहे छेनी से तोड़ते, कोई कहता लाठी से तोड़ लेते, और विचित्र आदमियों का बोले अपने सिर मार मार के मतलब ध्वस्तीकरण कर देते। कोई आदमी ये कहेगा कि भाई बुलडोजर से कर दो। नोएडा में ध्वस्तीकरण हुआ था, ट्विन टावर, उसमें 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 4.5 करोड़ रुपए। लेकिन उन्होंने 30 सेकंड में पूरे 29 माले के 2 बड़े टावर्स वहीं जमींदोज, न दाएं गिरे न बाएं गिरे, बिल्कुल बैठ गए। ये अच्छा नहीं क्या? आपको देखिए आतंक पैदा किया जा रहा है। मान लो छेनी वाले लोग तोड़ते तो 5 साल तक में टूट ही जाता, 10 मजदूर लगा देते, नहीं ना।
और 50 ट्रक लगे और पता लगा एक दिन में सारा मलबा बाहर। ये हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर जो पीड़ित पक्ष है उसको अदालत जाने का अधिकार हासिल है। आपका घर गलत गिरा दिया, आपको लगता है, अदालत जाइए, अदालत निर्णय देगी, संबंधित अधिकारियों को सजा देगी। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं। लेकिन सारे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर एक निर्णय दिया था, उसमें उसने कहा था कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, तालाब, पोखर जैसी चीजें, या स्टेशन, बस अड्डा, इस टाइप की चीजें, स्कूल, सरकारी कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, बोले इनकी जमीन से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, बुलडोजर एक्शन के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं, ये तो सरकार कभी भी कर सकती है। दिक्कत तो यही ना, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, जब हटाया गया तो बोले बताइए तो बुलडोजर राज है, लोकतंत्र का राज ही नहीं। लोकतंत्र के राज में कहीं नहीं लिखा कि सरकार रेलवे की जमीन पर आप अपना फार्म हाउस बना ले। लेकिन सर कुछ अधिकारियों की वजह से अगर कुछ आम जनता को झेलना पड़ रहा है तो वो सरकार के अगेंस्ट में जाता है क्या? जैसे मेरठ का सेंट्रल मार्केट बोला गया कि रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन बाद में उसको इंडस्ट्रियल बना दिया गया। अब वहां के आम जनता का तो ये कहना था कि हमने तो पैसे भरे हैं अधिकारियों को, अब उन अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं तो वो तो कब के रिटायर हो गए। तो ऐसे केस में जनता के मन में ये बात बैठती है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, या वो इस चीज को भी झेल जाएगी, ठीक है गलत था। मैं इसको ऐसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कहाँ तक बात जा पहुंचती है। कई बार फोड़े का ऑपरेशन करना जरूरी होता है, और फोड़े के ऑपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई हमने किया तो अच्छे से था, लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन, अब आपको 2 महीने इन कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, इस डर से फोड़े का ऑपरेशन नहीं डाला जा सकता। ठीक है, नहीं तो फिर तो वो जहर हो जाएगा। एक जगह आप छोड़ देंगे इसलिए कि तकलीफ होगी, तो वो उदाहरण बन जाएगा। लोग कहेंगे भाई साहब एक बार कर, हम भारत में क्या हुआ, भारत में हम लोगों ने क्या कब्जे के लिए क्या किया, मस्जिद छोटी सी बना दी, फिर वो बड़ी होती गई, मंदिर छोटा सा बना दिया, फिर बड़ा होता गया। लाल बहादुर शास्त्री फलाना करके कोई एक बोर्ड लगा दिया, फिर जब हटाने आए तो बोले बताओ शास्त्री जी का हटा रहे हो, शास्त्री जी का उससे कोई लेना देना नहीं। महात्मा गांधी फलाना वाचनालय, गांधी जी तो वहां रहे नहीं, गांधी जी जहां रहे वहां तो सुरक्षित है ही, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ वो भी सुरक्षित राजघाट, वहां तो कोई कब्जा हो नहीं रहा, यहां गांधी जी क्यों चलेंगे? फिर उनको बचाने के लिए लोग तर्क देते, बताइए अरे राम राम हम लोग भी दिखाएंगे गांधी जी की स्मृतियों पर बुलडोजर। नहीं, गांधी जी की स्मृति पर नहीं, उसका नाम गुड्डू पान वाले भी रख सकते थे आप। इसलिए इस तर्क का कोई मतलब नहीं, ऑपरेशन करना ही होता है कई बार। ठीक है, और उस ऑपरेशन में ठीक है, कुशल से कुशल डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, फिर भी कई बार कुछ रह जाता है। इसी को हम ह्यूमन एरर कहते हैं। लेकिन इस भय से या इसके आड़ में ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला सर, डेवलपमेंट के लिहाज से भी, और हर एंगल से समझना चाहती हूँ। एक वक्त था जब समुदाय विशेष लिखा जाता था, सीधा मुसलमान लिखा जाने लगा है, तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वहां से लेकर यहां तक क्या बदला, और प्लस डेवलपमेंट तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आम जनता को आप कैसे बताएंगे कि कितना बदलाव हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वहां कुछ नहीं बना तो वहां सड़क नहीं बनी, आज भी लोग उनको देखो भाई, आम जनता को हमें नहीं बताना है, ये हम लोगों की सोच थोड़ी उल्टी है। आम जनता हमको बताती है कि क्या बदला। हम पत्रकारों को ये भ्रम होता है कि हम जनता को बताएंगे, ना, मैं जहां जाता हूं जनता मुझे बताती है कि अग्निहोत्री जी ये बदला है। 15 करोड़ लोगों के पास 30 करोड़ आंखें हैं और 30 करोड़ कान है। उनसे बेहतर न मैं देख सकता हूं, न उनसे बेहतर सुन सकता हूं, वो मुझे बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बदला ये कि न्याय होता दिख रहा है सामान्य व्यक्ति को भी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी शासन की। एक दूसरा, कुछ ऐसे प्रतीक थे, कुछ ऐसे प्रतीक में स्थान भी और व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश में जो ये धारणा बनाते थे या इस धारणा को पुष्ट करते थे
कि भाई जब कोई आ जाए इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, ये तो क्या है ये। अरे बोले भैया छोड़ो, ये तो बड़ी बड़ी सरकारें इनसे कांपती हैं, आप सुनो। या कुछ स्थान, बोले भाई साहब ये बरेली है, बड़े बड़े सीधे हो गए यहाँ, वो झुमका गिरा मत समझना। योगी जी ने इन दोनों धारणाओं को ध्वस्त ही नहीं किया, जमींदोज कर दिया। कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि भैया के सामने तो सरकारें भी झुकती हैं, नहीं, ऐसा कोई नहीं। जो सरकारें जेब में लेके चलते थे, कोई इधर कोई उधर, वो लोग या तो ऊपर गए, या जेल गए, या पजामे के भीतर हो गए, जिन्होंने अपने विस्तार को समेट लिया। अब चुपचाप अपना रोजगार अरे व्यापार करने लगे। वो 100 गाड़ियों का काफिला और उसमें हथियारों का प्रदर्शन और धुआंधार फायरिंग और चौराहे पर किसी को मार के टांग देना, मार के पेड़ पे टांग देना, ये ड्रामा बिल्कुल बंद हो गया। यही ड्रामा आतंकित करते थे ना। महीने के तो सारे अपराधी मार दिए गए, ये सारे अपराधी एनकाउंटर का शिकार हो गए। सारे हो भी नहीं सकते। एनकाउंटर ऐसा नहीं क्या लोगों को मारने की दवा थोड़ी ना यार, वो चूहे पर दवा थोड़ी ना कि छिड़क देंगे लोग मार देंगे। एनकाउंटर तब जब पुलिस पर हमला हो। बिल्कुल। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में अब संभव नहीं है कि, मुझे याद है एक चुनाव था, तो स्थान का उल्लेख नहीं करूंगा, वहां एक बाहुबली टंड राजनेता ने अपने प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रत्याशी को मारकर उल्टा पेड़ पे टांग दिया था, और फिर पूरे शहर से कहा कि देख लो इनकी हालत। अब ये संभव नहीं। आप व्यवस्था को चुनौती देंगे तो आप दंडित होंगे। एक दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने चरणबद्ध ढंग से प्रदेश में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहली जरूरत क्या है कि सुरक्षा। बिल्कुल। सुरक्षा नहीं तो ना कारोबार होगा, ना व्यापार होगा, ना पढ़ाई होगी, ना लिखाई होगी, कुछ नहीं हो सकता। बिहार में जब सुरक्षा का विषय खत्म हुआ, सुरक्षा खत्म हुई लालू के राज में, तो फिर उसके बाद व्यापार कारोबार सब खत्म हो गया। इवन डॉक्टर्स भी भाग गए छोड़कर बिहार, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो मरीज के बहाने कोई आएगा और मैं उसको देखना शुरू करूंगा, वो रिवॉल्वर लगा कर गाड़ी में बैठो। तो सब कुछ शेटर्ड हो गया, सब कुछ नीचे आकर ठहर गया। तो सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा का वातावरण निर्मित किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसा तब कोई लगाएगा, बड़ा बड़ा पैसा, जब उसको बुनियादी ढांचा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ठीक है, अस्त व्यस्त सड़कें, बदहाल व्यवस्थाएं से तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। पहले उन्होंने व्यवस्था की कि जो पैसा लगाए उसका पैसा गुंडे बदमाश न लूटे। तो पहले गुंडे बदमाशों का इलाज किया, वहां वो मच्छर मारने वाला छिड़काव किया ताकि मच्छर मुक्त हो जाए व्यवस्था। उसके बाद बुनियादी ढांचा हो। बुनियादी ढांचा मतलब 4 लेन सड़कें, वरना उत्तर प्रदेश ने तो 4 लेन और 6 लेन और एक्सप्रेसवे कहाँ देखे थे। पहला एक्सप्रेसवे मायावती जी लाई, दूसरा फिर अखिलेश जी लाए। मतलब वो अपने 5-5 साल में एक बना पाए, उसी को आज भी गाते हैं। एक योगी जी ने इतने बना दिए कि मेरे ख्याल से सरकारी अधिकारियों के अलावा सबको उसकी उनकी लंबाई चौड़ाई याद भी नहीं होगी, इतने बना दिए। गंगा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना दिया। कल मैं कह रहा था कि 2 चीजें और समझनी चाहिए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को कई दौर में देखा है, बिल्कुल, अलग अलग शेड्स में। बिल्कुल। यमुना गंगा एक्सप्रेसवे बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी बैंक से 1 रुपया लोन नहीं लिया। ये पता था आपको? 1 भी रुपया? नॉट इवन अ सिंगल रुपी। इससे पहले पुलिया भी बनती थी तो उसका भी लोन कराती थी सरकार। कहती थी सरकार के पास पैसा कहां है, ठीक ना। बोले हमारा तो सारा पैसा तनख्वाह बांटने में चला जाता है, बचे क्या। जबकि वो पैसा लूट खसोट में चला जाता था। एक और उदाहरण देता हूं। जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा
एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और एक और खूबी जानिए, उतना लैंड बैंक दुनिया के किसी एयरपोर्ट के पास नहीं है जितना जेवर के पास है। वो अभी 4 चरणों में विस्तार पाएगा, अभी तो 1 चरण। बिल्कुल। ऐसा जब वो 4 चरणों में कंप्लीट होकर आएगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां एविएशन सेक्टर से जुड़ी हर गतिविधि वही होगी, जहाजों की मरम्मत से लेकर मेंटेनेंस तक। अभी भारत के जहाज मरम्मत के लिए विदेश जाते हैं, ये पता है ना आपको। उस जेवर एयरपोर्ट में एक अवसर आया कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको फाइनेंशियल वो करते हैं, सहायता देते हैं और हमारी हिस्सेदारी रहेगी। उत्तर प्रदेश ने कहा नहीं, केंद्र सरकार लाइसेंस दे, बाकी उत्तर प्रदेश कर लेगा। बिना केंद्र के वित्त पोषण के दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश ने बनाया है। केंद्र सरकार विलिंग थी उसमें पार्टनरशिप के लिए, उत्तर प्रदेश ने विनम्रतापूर्वक कहा कि नहीं। केंद्र का सहयोग, केंद्र का लाइसेंस, केंद्र का आशीर्वाद बहुत है। बाकी अब 85 साल, सैकड़ों साल तक जब तक ये एयरपोर्ट चलेगा, इसका सारा राजस्व और सारा वो टैक्सेशन का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। ये 2 चीजें बताती हैं कि काम कैसे हो रहा है। एक वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक विषय है। चीज छोटी थी लेकिन किसी के जहन में नहीं आई योगी से पहले। फर्रुखाबाद में हाथ से प्रिंटिंग होती है साड़ियों पर और लिहाफ पर और रजाई के लिहाफ पर, और उस पर हैंड प्रिंटिंग। एक दौर रेशमी उस पर भी होती है। एक दौर में महारानी विक्टोरिया की ड्रेस में वहां से छपे कपड़े शामिल थे। वो खो गया था कहीं, योगी ने उसको जीवित किया, कहा इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में डालो। संभल में ढोलक, जानवरों के सींग से बनने वाले वो कंघे से लेके और तमाम चीजें, ऐसे पूरे प्रदेश भर में उन्होंने चीजों को ढूंढा। कुशीनगर में काला जीरा चावल, काला जीरा चावल के लिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय से इसका इतिहास है, यानी 2600 साल पहले से। तो इन सब चीजों को सतह पर लाए वो योगी आदित्यनाथ। उनके काम करने की शैली पे एक चीज और बताता हूं आपको। ये जब जेवर के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा था तो लास्ट उसका अंतिम चरण का जब लैंड एक्विजिशन था तो यहाँ के नोएडा के अधिकारियों ने कहा कि साहब बहुत मुश्किल हो रहा है और किसान तैयार ही नहीं है। तो योगी जी ने कहा कि भाई उनको यहाँ बुलाओ मेरे पास। अच्छा। तो 250 किसान आए मुख्यमंत्री निवास पर। उन्होंने कहा भाई इनको सबको बैठाओ, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। सारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस सारे के अधिकारी थे मौजूद। तो मुख्यमंत्री ने पूछा कि हम कितना दे सकते हैं इनको मुआवजा ऑफर कर सकते हैं पर एकड़। तो उन्होंने कहा साहब 1 करोड़। तो मुख्यमंत्री ने कहा बहुत कम है। तो बोले 1 करोड़ 40 लाख मैक्सिमम, इससे ज्यादा पर एकड़ फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहता हूं। बोले चलिए। उस हॉल में आ गए जहां सब लोग इकट्ठे थे। तो बड़ा उत्साह हो गया, मुख्यमंत्री सामने हैं तो होता ही। योगी जी ने कहा भाई जमीन दो सब लोग, एयरपोर्ट बनेगा सबका फायदा होगा, तुम्हारी पीढ़ियों को लाभ होगा ऐसा। तो लोगों ने कहा ठीक है बाबा जो आप कहो, लेकिन हमको मुआवजा ठीक नहीं, किसान के लिए तो जमीन ही है। योगी जी ने कहा अच्छा बताओ, आप खड़े हो जाओ। बोलो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब 1.5 करोड़। 140 अथॉरिटी बता रही थी, उन्होंने 1.5 मांगा। उनका तुम खड़े हो पीछे से, कितना मिलना चाहिए? तो उसने कहा कि थोड़ा बढ़ा दो, शायद ज्यादा ही मिल जाए। उसने कहा साहब 1 करोड़ 60 लाख मिलना चाहिए कम से कम। जो ठीक बैठ जाओ। उन्होंने कहा हम 3 करोड़ 40 लाख देंगे पर एकड़। 10-15 मिनट तक हॉल सिर्फ बाबा ही बाबा से गूंजता रहा।
अथॉरिटी के अधिकारियों ने योगी जी से कहा, अरे सर बर्बाद हो जाएगी अथॉरिटी, बिक जाएगी अथॉरिटी। उन्होंने कहा कुछ नहीं बिक जाएगी, न बर्बाद होगी। किसान के पास जमीन के अलावा क्या है? जमीन उसकी आत्मा है, जमीन उसकी मां है, जमीन उसका सब कुछ है। और अगर जमीन दे रहा है तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। रेट तो वो दीजिए जो बाजार के आसपास हो। काम करने का ये तरीका और ये जज्बा। मैं अक्सर दो उदाहरण बताता हूं कि उनके काम करने की शैली। एक गंगा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक योगी जी के पहले कार्यकाल के समय में एक गैंग रेप हुआ, जिसमें पिता पुत्र मां और बहन जा रहे थे कार से, तो उनको रोककर पिता पुत्र के सामने मां और बहन के साथ दुष्कर्म हुआ। मुख्यमंत्री को पता लगा तो बहुत अनॉयड हुए। उन्होंने कहा कि निर्णायक प्रहार होना चाहिए, ऐसा जो इसकी गूंज रहे। 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, एक भाग गया। 2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने उस केस को अपने जहन में जिंदा रखा और हर बार पूछते थे वो तीसरा कहां है। हजारों लोगों से मिलना, हजारों मसले, हजारों फाइलें, हजारों काम, हजारों दौरे, उसके बाद भी उनके दिमाग के एक कोने में वो किस्सा जीवित रहा। और जब उनको ये खबर मिली कि साहब तीसरा भी अल्लाह को प्यारा हो गया, तब उन्होंने उस फाइल को अपने जहन से डिलीट किया। ये कमिटमेंट होना चाहिए आपकी कि भाई आपने लोक व्यवस्था को चुनौती दी, आपने भारत की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। पिता और पुत्र के सामने आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसका एक ऐसा दंड होना चाहिए जो दूर तक जाए कि 2.5 साल तक आप कहां भागेगा। इसीलिए जब वो कहते कि मैं पाताल से खोज लाऊंगा, तो उसका मतलब है कि फिर पाताल से ही खोज लाएंगे। नहीं, और ये बात आम जनता समझती है कि खोज लाएंगे, इसीलिए भरोसा है, इसीलिए वो दोबारा। लेकिन समुदाय विशेष पीछे तो नहीं छूट रहा है इसमें, जिन्हें हम मुसलमान अब खुले तौर पर लिख देते हैं। समुदाय विशेष नहीं, मुसलमान हो, हिंदू, कोई हो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, जो एनकाउंटर्स हुए, एनकाउंटर का हालांकि कोई ऑफिशियल नंबर कोई सरकार जारी नहीं करती, और नंबर जारी उसका कर देगी लेकिन उसका विभाजन नहीं करेगी कितने किस जात के। लेकिन हम लोग सामान्य तौर से जितना जानते हैं उसमें मुसलमानों से 2.5-3 गुना ज्यादा है हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है। हिंदुओं की जातियों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है। इसलिए इस तरह का कोई मतलब नहीं। अपराधी तो अपराधी, आप आतंकवादी का धर्म नहीं मान रहे, करे आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी हो तो उसका कोई धर्म नहीं। अच्छा जी, बोले नहीं अपराधियों के लेकिन सारी धर्म होती, सारी जातियां होती हैं। क्यों? अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं हो सकता। एक आजमगढ़ या कहीं की घटना थी, 2 बच्चियां जा रही थी साइकिल पर, तो ऐसे करके दुपट्टा डाल लेते ना गले में दोनों तरफ, ऐसा करके, तो इस टाइप से डाली थी। तो 3 दुष्ट किस्म के लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल, तो उन्होंने दुपट्टा उसका पकड़ लिया बच्ची का। तो गिर नहीं था वो, एक गिरी तो साइकिल गिरी, दूसरी भी गिरी, पीछे से ट्रक आ रहा था और दोनों को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने उस घटना को देखा टीवी पर, तो मतलब जिसको होता है हत्थे से उखड़ जाना। उन्होंने एसएसपी से कहा कि 24 घंटे में परिणाम नहीं आया तो फिर आप तुम सोच लेना। 1 मारा गया, 2 जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। तो पूरे आसपास के 10 जिलों में संदेश गया बिल्कुल कि ऐसा करने की हिमाकत करेंगे तो ये अंजाम होगा, ये अंजाम होगा। मैं बच्चियों की महिला सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं मानता। किसी राज्य में अगर महिला ही सुरक्षित नहीं है तो फिर स्कूल ज्यादा बने कम बने, बिजली ज्यादा जा रही है ज्यादा आ रही है, इन सब बातों को कोई अर्थ नहीं। अगर माँ को पिता को ये भरोसा नहीं कि बिटिया जा रही है और सुरक्षित लौट आएगी, तो फिर सारी कहानी बेकार है। योगी ने इस मूल तत्व को समझा और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि, इसीलिए आप देखिए अखिलेश यादव की बिटिया के लिए, अखिलेश जी की बेटी के लिए जो कुछ लोगों ने एक गंदा कैंपेन, एक विक्षिप्त मानसिकता का कैंपेन चलाया, उसमें अखिलेश जी के समर्थकों ने अखिलेश जी से कहा कि कुछ करिए।
लेकिन शायद उन्होंने पता नहीं किस कारण से कुछ किया नहीं। इधर योगी आदित्यनाथ ने कर मतलब वो एज ए फादर मुकदमा लिखा सकते थे, बिल्कुल बिटिया बालिग है वो मुकदमा लिखा सकती थी, पार्टी लिखा सकती थी, लेकिन वो वहां उस रास्ते पर गए नहीं। मुख्यमंत्री ने न केवल मुकदमा दर्ज कराया बल्कि सार्वजनिक मंच से ये कहा भी कि बेटी सबकी एक सी है। बेटी के मामले में योगी आदित्यनाथ ओवर सेंसिटिव है, ये मैं व्यक्तिगत आधार पर बता रहा हूं, बहुत सेंसिटिव। मतलब फिर वो उनको कुछ भी, उनका क्रोध चरम पर होता है जब ये खबर आ जाती कि ऐसा हुआ। लेकिन सर इन सब के बीच में फिर कुछ लोग हाथरस वाले कांड को उठाते हैं। हालांकि इसमें भी दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि जो हमें दिखाया गया, जो मीडिया ट्रायल हुआ, वो पूरी तरीके से गलत था, सिर्फ टीआरपी का एंगल था। दूसरा एंगल कुछ और ही निकल कर आता है। आपने चूंकि इतने उसको कवर किया होगा, उसके बाद की सारी सच्चाई पता होगी। आप मुझे हाथरस पे बता सकते हैं क्या सच्चाई थी? क्योंकि अभी एक वेब सीरीज आई है, उसमें फिर एक वही एजेंडा दिखाया गया है, तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाह रही हूं। बता रहे वेब सीरीज तो देखिए, जैसे धुरंधर फिल्म आई, ठीक है ना, तो उसके बनाने वाले भी मेरे मित्र हैं और उसके जो सलाहकार कंसल्टेंट की भूमिका में थे आदित्य राज कौल, वो भी मेरे मित्र हैं दोनों। उसके बाद भी उसमें कुछ सिनेमेटिक लिबर्टी ली जाती है ना कुछ चीजों को, तभी तो जनता ताली हो जाएगी। सही बात है, ठीक है ना। सीरीज को छोड़ दीजिए, हाथरस कांड में जो दिखाया गया वो बाद की सीबीआई जांच ने और शासन के मजिस्ट्रेटी जांच ने साबित किया कि कहानी कुछ और थी और नरेशन कोई दूसरा बना दिया गया। अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहां आ जाएगा ना, उनको आज से मतलब है कि आज दुकान सज जाए, कल क्या होगा छोड़ो यार, कौन जाने। जब उसकी रिपोर्ट आई बच्ची के, उसके मृत्यु की, और फिर पूरे कांड पर जांच हुई और जो उसका परिणाम आया, उसने हाथरस कांड के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जो नैरेटिव अपोजिशन ने बनाया, ठाकुर बनाम दलित वाला। और दूसरी एक बात मैं और कहता हूं कि आपने जो कहा ना कि फिर हाथरस कांड का क्या होगा, मैं कभी ये नहीं कहता और ना कभी ये मानता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था हो सकती, दुनिया में, भारत में नहीं, जो अपराध शून्य कर दे। ऐसी शासन व्यवस्था मनुष्य जब से जन्म लिया है धरती पर तब से और अंतिम व्यक्ति के रहने तक कभी ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक, भगवान राम के काल में भी नहीं हुआ, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में भी नहीं हुआ। युद्ध हुए ना, बिल्कुल। सरकार की सफलता इस बात से आंकिए, मुख्यमंत्री को रेटिंग इस आधार पर दीजिए आप कि अपराध, ठीक है, पहली कोशिश अपराध रुके, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ अपराध होंगे। जैसे मैं इसको एक दूसरे ढंग से कहता हूं कि मान लीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखते हैं, योगा, अनुलोम विलोम, खाना भी बिल्कुल डाइट चार्ट और बिल्कुल जॉगिंग वॉकिंग एंड ऑल, यानी आपने अपनी तरफ से 100% दिया अपने को फिट एंड फाइन रखने के लिए, फिर भी कभी बीमारी हो सकती है। सही बात। कभी पेट खराब है, कभी आंख में दर्द है, कभी कान में दर्द है, कभी सिर में दर्द होगा ना। इसका मतलब क्या है कि आपने गलती कर दी? नहीं ना, देह है तो कष्ट भी होगा। तुलसीदास ने कहा देह धरे का दंड, देह रहेगी तो पेनल्टी लगेगी। वैसे ही मैं कहता हूं अपराध रुकना चाहिए, लेकिन ये आदर्श स्थिति कभी अचीवेबल नहीं है, पाई नहीं जा सकता, पहले से नहीं रोका जा सकता है। ठीक, बिल्कुल। शासन को मूल्यांकित करिए इस आधार पर कि अपराध हो जाने के बाद शासन ने कितनी तत्परता से, कितने त्वरा से, कितना आक्रामक ढंग से उस अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की, एक्शन लिया। प्रकाश सिंह जी बीएसएफ के डीजी रहे और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। उन्होंने एक बार हमसे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, एक कोई बड़ी घटना घट जाती है, आप उसको जानते हैं,
बोले आपको ये पता ही नहीं होता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने, खुफिया एजेंसीज ने, पुलिस ने, इन सब लोग, इस तरह के सुरक्षा बलों ने मिलके उससे पहले 99 घटनाएं रोकी होती हैं। लेकिन आप उन 99 घटनाओं का श्रेय हमको नहीं देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं। बोले बताओ बताओ बताओ, उनको रामलाल जा रहे तो उनको मार दिए गोली, इंटेलिजेंस फेलियर। तो ये सारा फेलियर, बोले सब फेल हो गया, सेना भी फेल हो गई, रामलाल को गोली लग गई, बताइए अब जल सेना थल सेना रखने क्या फायदा। ऐसा नहीं होता। हम हर दिन बहुत कुछ रोकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे तमाम अच्छे ढंग से रहने के बाद भी बीमारी होती है। बीमारी से आप निपट कैसे रहे हैं, वही आपको अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छी सरकार का तमगा देता है। मैंने निपटने के उदाहरण दिए योगी आदित्यनाथ को, के सरकार के। आपको घटना घट गई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो दंड विधान लागू किया। एक चीज और ध्यान रखिए कि अतीक अहमद के खिलाफ 11 हाईकोर्ट जज विड्रॉ कर गए थे, अपने को मुकदमा नहीं सुनते थे। क्या दौर रहा होगा वो। सरकारी वकील जिसको केस असाइन होता था वो नौकरी छोड़ के भाग जाता था। वो कहता था भाई साहब खेती कर लूंगा गांव में, अतीक के खिलाफ नहीं मुकदमा लड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद पैरवी शुरू हुई और फिर सजा हुई, फिर मारा गया, वो अलग अध्याय है। जिन्होंने मारा वो जेल में। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब पहली बार सजा हुई है तो वो कब हुई? जब योगी आए। उससे पहले जुडिशरी को भी भरोसा नहीं था। मतलब मैं ऐसा मानता हूं, कहा किसी ने, लेकिन मैं अपने एक कल्पना के आधार पर सोचता हूं, जज भी सोचते होंगे कि एक सिपाही मेरे बाहर बैठा रखा है और मुख्तार को सजा सुना दूं, ताकि मार बम पूरा घर मकान उड़ा दे। सही में क्या ये सिपाही क्या कर लेगा? तो खुद ही भाग जाएगा। ये यहां बैठ के सुरती खा रहा है। जब उनको लगा कि नहीं, सत्ता मेरी सुरक्षा कर सकती है, तो परिणाम आया। ये कुछ चीजें हैं जो योगी को अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग करती हैं। वो बहुत ज्यादा मतलब वो कहते कि नहीं, पहला तो सार्वजनिक अपराध हुआ है तो सार्वजनिक उत्तर होना चाहिए, ताकि जनता को लगे कि भरोसा है। बरेली में क्या होता था हम लोग देखते थे। तौकीर रजा को मायावती ने भी गिरफ्तार करा लिया था। मायावती भी कुछ मामलों में मायावती थी, बढ़िया थी। लेकिन जब उनको पॉलिटिकली लोगों ने समझाया कि बहन जी ये तो मामला दिक्कत तो हो जाएगी पार्टी को, क्योंकि मौलाना का अपना बरेलवी संप्रदाय के वो धर्मगुरु हैं। उनने कहा ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुम लोगों ने? चलो तो एक सरकारी विमान भेज के उनको लखनऊ बुलवाया और छोड़वा के और सब हारफुल पहना के कहा ठीक है। योगी के समय में तौकीर रजा, मुलायम सिंह के समय में तौकीर रजा हुए तो उनको राज्य मंत्री बना दिया मुलायम सिंह ने। योगी के समय में तौकीर रजा ने वही लिबर्टी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने ऐसा इलाज कर दिया कि आज तक मतलब वो जेल की रोटी खा रहे बेचारे तौकीर रजा, आज तक बाहर ही नहीं आ पाए। साल भर हो गया, पता है आपको? बिल्कुल। और जितने आए थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, गजवाए हिंद लागू कर देंगे, बरेली को जला देंगे, राख कर देंगे, वो नहीं फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, जला के राख कर दूंगा टाइप का, वो सब चप्पल छोड़ के भाग गए। क्या घरों में ताले लग गए, कोई वहां ड्रामा नहीं। संभल एक और बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल बिल्कुल। संभल में जो पुलिस अधिकारी वकील लोग काम करके आते थे, वो कहते थे भाई साहब मिनी पाकिस्तान है। बोले कई इलाके ऐसे हैं जहां एसपी भी नहीं जा सकता। ये स्थिति थी। योगी जी ने सारे दरवाजे खोल दिए, खिड़की खोल दी, गलियां वो खोल दी है। हर जगह आरती हो रही है, गीत हो रहा, संगीत हो रहा, भजन हो रहा, कीर्तन हो, कहीं कोई समस्या आपको संभल में दिखाई दे रही? अब तो नहीं। जितने कूप पाट के उनमें बिरयानी की दुकान खोल दी थी वो सब पवित्र हो गए, कूप दोबारा से स्थापित हो गए। लेकिन एक दिक्कत है सर, अभी भी जो हिंदुओं के त्योहार आ रहे हैं उनमें एकदम भारी सुरक्षा बल तैनात किया जाता है, तो लोगों में अभी भी डर तो है, और लोगों में ये आपत्ति है कि हम मेजॉरिटी में है, हमारी सरकार, वो तो अपनी सरकार बताते हैं ना कि भाई हिंदूवादी सरकार है, तो हम हमारे त्योहार ये पुलिस बल के दायरे में क्यों मना रहे हैं, हम आजाद कब होंगे? ये एक मुद्दा उठता है। संभल ले लीजिए आप, या फिर अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूं तो जितने भी मंदिर हैं उनकी सिक्योरिटी आप देखिए, मस्जिद में आप चले जाइए,
ये बात कोई मैंने सिक्योरिटी नहीं। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी, तो इस बात को जनता का बहुत समर्थन मिला था कि भारत के जितने बड़े मंदिर हैं, मतलब हद तो तब हो गई कि जब हमको अयोध्या में रामलला के मंदिर की सुरक्षा के लिए एनएसजी का बेस कैंप वहां बताइए। बनाना पड़ा है। क्या सीआईएसएफ और पुलिस और ये सब नहीं चला, एनएसजी चाहिए थे। जामा मस्जिद पर एक होमगार्ड भी खड़ा कर दीजिए तो भी कोई खतरा नहीं। इससे ये पता लगता है कि उग्र कौन है, आक्रामक कौन है, व्यवस्था को कौन चुनौती दे सकता है, एक चीज। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना, वो भी धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन जब बीमारी लंबी हो ना, तो इलाज में भी वक्त लगता है। क्रॉनिक डिजीजेस जितनी भी होती हैं वो समय लेती है ठीक होने में। आईसीयू से आप वार्ड में आते हैं, वार्ड से फिर फिजियोथेरेपी में जाते हैं, फिर धीरे धीरे डॉक्टर कंपाउंडर पकड़ के चलाना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन के बाद तुरंत बोले मैराथन में भाग लेंगे। समाज में भी वैसे ऑपरेशन होते हैं तो वो समय लेते हैं, लेकिन यकीन रखिए वो समय आ जाएगा कि जब सब लोग हिंदू तीज त्योहारों पर भी गुलाब फेंकेंगे और शरबत पिलाएंगे, समय आ जाएगा। बहुत जगह आ भी रहा है, बहुत बिल्कुल, जगह बिल्कुल। आ भी रहा है। मैंने तो अभी संभल में देखा था कि वो एक वीडियो आया था हम लोगों के पास कि वो मुस्लिम भाइयों ने रूह अफ़ज़ा का शरबत और गुलाब सब, वो तो वो कह रहे थे हर साल पिलाते हैं। नहीं अब हर साल पिलाते नहीं पिलाते इसका कौन गवाही देगा, लेकिन इस आप साल पिला रहे हैं। वीडियो भी शूट करा रहे हैं, ये अंतर है। अब वो वीडियो भी शूट करा रहे हैं। फतवों से डरे बिना। एक मैं व्यवहारिक बात बताता हूं, मैं तो किताबें मैंने पढ़ी नहीं है, तो व्यवहारिक बात, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत दबंग किस्म का, उसके खिलाफ मान लीजिए कि इस बच्चे ने गवाही दी है, अब उसके इसी की गवाही से उसको सजा हो गई, वो जेल चला गया। सामान्य बुद्धि कहती है कि उस व्यक्ति को इससे बदला लेना चाहिए, यही नहीं कहती। ना 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 ना, समझदार अपराधी ऐसा नहीं करता। वो अपने लोगों से कहता है जो बाहर होते हैं कि अरे इसकी हिफाजत करो यार, इसके पैर में मूंछ भी आ जाएगी तो अगले दिन कोर्ट में पहुंच जाएगा कि हमारी टांग तोड़ दी क्या, तो बोले हमारी सजा और बढ़ जाएगी। बोले इसे दूध जलेबी खिलाओ और बादाम का दूध दो, कम से कम सुरक्षित रहे। आप जानती है ना, ये लोक जीवन का सच है। डीपी यादव के लड़के का जो केस है नीतीश कटारा वाला, वो भारत के बहुत चर्चित केसेस में, उसमें जो प्रमुख गवाह हैं अजय कटारा, अजय कटारा को जुकाम भी हो जाए, मान लीजिए कुल्फी खा लें सर्दी में जुकाम हो जाए, तो भी डीपी यादव को बुखार आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट में वो कहेंगे ना कि देखिएगा कुल्फी वाले से मिलके ऐसी कुल्फी मुझे खिलवा दी साजिशन, जिससे मुझे ऐसा हो गया। वैसे ही जब शक्ति का संतुलन ठीक हो जाए, मेरी बात समझिए, तो बहुत सारी चीजें बिना कहे भी ठीक हो जाती, उनमें बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। जिस दिन ये तय हो जाएगा कि गुनाह करके गजवाए हिंद का नारा बुलंद करके आप यूं ही नहीं घूम पाएंगे खुले, उस दिन से चीजें सुधरने लगती। कब तक प्रतिरोध करिएगा, कहां तक प्रतिरोध करिएगा? सही बात है। अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी सर, मुद्दे क्या हैं? अगर यूपी में सारी चीजें इतनी सुव्यवस्थित हो गई हैं, सब चीजें ठीक होती जा रही हैं, आम जनता को समझ में आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो रहा है, तो अखिलेश यादव के पास मुद्दे क्या हैं? जाति से इतर, या राम मंदिर में घोटाला हो गया है, इन सब से इतर, और मैं उस पर भी आऊंगी कि क्या है वो पूरा मुद्दा। अखिलेश के पास क्या मुद्दे बचे हैं फिर? नहीं देखिए, मुद्दे हमेशा रहते हैं। हमने क्या कहा कि भाई पूरा अपराध कभी किसी युग में नहीं रोका गया, यह आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर मैं विपक्ष में हूंगा तो जो अपराध नहीं रुके उनमें भले काउंट करूंगा, सही बात। उनकी गिनती हर को बताऊंगा कि भैया देखो 18 हुए। एनसीआर भी क्या काम, वही तो काम करता है। हम ये नहीं बताएंगे कि उन अपराधों पर शासन ने कैसे रिएक्ट किया, वो नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि बताओ आजमगढ़ में 2 लड़कियां ट्रक से कुचल के मारी गई। ये नहीं बताएंगे कि उसके बाद जिन्होंने ऐसा किया वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे ही मुद्दे हमेशा रहेंगे विपक्ष के पास। विपक्ष भी
उतना समझदार तो होता ही है कि नहीं, लेकिन कैसे मुद्दे रहेंगे? अखिलेश की पत्नी को कुछ कह दिया तो एनडीए के सांसद आकर प्रोटेस्ट करने लग गए, अखिलेश कुछ नहीं बोले। बेटी को लेकर किसी ने फेक नैरेटिव फैलाया, अखिलेश कुछ नहीं बोले, फिर उधर योगी आदित्यनाथ आ गए। छोड़ा क्या है उनके लिए अब? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, या कहिए शाई हो जाती है, या कहिए कुछ वोट के दबाव में फंस जाती है जहां मुसलमान इन्वॉल्व हो जाए। और ये समझ में आ गया हाँ, सब। ये जनता को समझ में आ रही है, ये नुकसानदेह है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि बंगाल के जनादेश को सिर्फ एक सरकार का जाना और दूसरी सरकार का आना मत मानिए। वो हिंदुस्तान की राजनीति का प्रस्थान बिंदु है एक नई दिशा में। अभी तक कोई, हम लोग जब चुनाव की तैयारी करते थे कि भी कैसे चुनाव कवर करेंगे, तो हम लोग भी सीट्स को देखते थे, उनके कॉम्बिनेशंस को देखते थे, तो ये मानते थे कि भाई जहां मुसलमान ज्यादा है वहां तो भाजपा का कोई स्कोप नहीं होगा, क्योंकि हिंदू तो एक होगा नहीं, वो तो जातियों में बटेगा, और मुसलमान एक होगा, और कुल मिला के ये सीट ऐसे निकल जाएगी। बंगाल ने उस नैरेटिव को भस्मीभूत कर दिया। 82% 85% हिंदू पोलराइजेशन हुआ। इतना शार्प, इतना बड़ा हिंदू पोलराइजेशन भारत ने कभी देखा ही नहीं। हो गया ना। इससे सीखना होगा। ममता जी के हर्ष से हर विपक्षी नेता को सीखना चाहिए। 15 साल तक जो अजय थी नेता, वो 4 दिन में लग रहा है कि उसके हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसल गया। न पार्टी बची, न साख बची, न प्रतिष्ठा बची, न सरकार बची, न सहयोगी बचे। जिनके दिल में काबा और नैनो में मदीना था, उनके दिल में मथुरा और नैनो में काशी हो गई। बिल्कुल। जो कहते थे दीदी के लिए कुर्बानी दे देंगे, वो करे कि दीदी आप अभिषेक को हम में से एक को चुन लो। सोनिया जी से कोई कहे कि राहुल गांधी को या मुझे चुन लो, इसको मतलब इस बात का। तो इससे सीखना चाहिए। ममता जी ने कहा था कि जो भी काफिरों को मदद करेगा, वोट देगा, उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। क्या हुआ? बंगाल के परिणाम ने भारत की राजनीति की धुरी को यूं घुमा दे, पलट दिया है। इसलिए अब वो, मैं कम से कम यूपी को जब एनालाइज करूंगा, चुनाव अब आगे बढ़ेगा तो थोड़ा काम हम लोग भी उस पर करेंगे। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, गुड्डू जी भी करेंगे कि कैसे करना है। लेकिन अब मैं उस थ्योरी को तो नहीं लाऊंगा कि जी 120 सीटें तो मुसलमानों की हैं। नहीं, ये मूर्खता अब मैं नहीं कर सकता। नहीं। मुस्लिम डोमिनेंस की सीटें नहीं। बंगाल ने ये सब ध्वस्त कर दिया। ये भ्रम टूट गया है कि 20% वाले सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। बिहार ने ही तोड़ दिया था, तब हमने सुना नहीं था। आपको पता है, लालू यादव अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, तब भी वो कभी 25 सीट पर नहीं ठहरे। 25 सीट आई कुल लालू की पार्टी को, और लालू जी जिंदा है था। इसका मतलब मुसलमान और यादव सरकार बनवा सकते हैं, MY, ये फॉर्मूला, इसका पानी उतर गया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी लालू यादव से पहले इस बात को समझ गए थे कि MY सरकार में नहीं ला सकता, उसकी एक लिमिट है, वहां तक ही रहेगा। उन्होंने जरूर करना शुरू कर दिया कि MY से विस्तार लें, लेकिन अब विस्तार कितना हो पाएगा? अखिलेश, समाजवादी पार्टी की सारी सफलता इस बात पर टिकेगी कि हिंदू जातियों में बंटकर वोट करे। मैं बहुत ब्लंटली कह रहा हूं, क्या? और भाजपा की सारी चुनावी सफलताएं इस बात पर टिकेंगी कि हिंदू बंगाल की तरह वोट करे। अगर हिंदू ने बंगाल की तरह वोट किया तो, मैं भविष्यवाणी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, भविष्यवाणी तो करनी नहीं चाहिए, और पत्रकारों को भविष्यवाणी से दूर रहना चाहिए, ये लोग जोशी लोग करें। मैं एक अंदाज लगाता हूं, अगर बंगाल के पैटर्न पर वोट हुआ तो समवेयर अराउंड 300-320 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में, अगर बंगाल की तरह वोट हुआ। बस यही विपक्ष के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। तो ये जो राम मंदिर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, आपको लगता है ये मुद्दे हैं या वास्तविकता में ऐसा कुछ हो रहा है? एक बात आपको बताएं, कुछ चीजें कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब
जब प्रश्न आता है तो फिर आप मंच पर हैं तो बोलना भी पड़ता है। भारत में सामान्य व्यक्ति ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि धार्मिक स्थलों में जो लोग उन धार्मिक स्थलों का व्यवस्था देख रहे हैं वो भी बिल्कुल खा पी के मस्त हो रहे हैं? किसको नहीं पता? सबको पता है। तो क्या मुद्दा है फिर इसमें? जब जो चीज सबको पता वो मुद्दा नहीं होती भाई। हम्म बहू की मुंह दिखाई होनी है, ठीक, और बहू बिना घूंघट के बैठी, फिर क्या मुंह की दिखाई होगी? मुंह दिखाई के लिए घूंघट चाहिए ना, एम आई राइट? बिल्कुल। तब भाई सास कहती कि लाओ मुंह देखें बहू का। बहू बिना घूंघट के तो मतलब नहीं, वैसे ही घूंघट तो कहीं है ही नहीं। बांके बिहारी चले जाइए, अभी बांके बिहारी का वो तहखाना खुला था जिसमें वो रखा है जेवर, क्या जेवर के डब्बे मिले, जेवर गायब। मथुरा में आपको कोई इशू लगा? वो नहीं ना। लोगों ने कहा अरे हम तो पहले ही जानते थे, लेकिन हम तो ठाकुर जी को दे आए, अब जो लेंगे उनको कोड़ होगा, मरेंगे। भारत का मानस ये है। वो कहता है मैंने अर्पित कर दिया, मेरी बात ठाकुर जी ने डायरी में लिख ली कि भाई ये आया था इसने, ये तो बहुत आगे की बात है सर। किसी मंदिर में जा रहे हैं, चप्पल चोरी हो जाए, बस कर दिया, कुछ बला टल गई होगी। चलो ठीक है, राहु केतु कुछ से हो गया बिल्कुल। सेटल। भारत वैसा है। मस्जिद में लोग जानते हैं, जैसे जामा मस्जिद है दिल्ली की। अब जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है उसमें 100-200 दुकानें हैं। उन दुकानों का पैसा एक ही जगह जा रहा है, एक ही परिवार को जा रहा है, बिजली का बिल भी नहीं जा रहा, और ऐसा करके मतलब करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। देशी विदेशी आते हैं, वो बिल्कुल डॉलर में दे जाते हैं। सामान्य मुसलमान से आप कहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा, वो कहेगा बहन जी हम क्या करें, हम तो अल्लाह की इबादत गाह समझ के जाते हैं, बाकी जो जैसा करेगा उसका करम उसके साथ। इसलिए अयोध्या में जो हुआ वो पाप है, ठीक है, लेकिन वो शॉकिंग नहीं है। पाप है लेकिन मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। सही बात। जितने धार्मिक स्थल मैं बताऊं, एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे थोड़ा ठीक नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां मैं दर्शन करने गया तो वहां के जो मतलब गद्दी नशीन थे, मुख्य जो व्यक्ति होता है, वो एक परिवार है। उस परिवार के लोग ही 3-3 महीने करके चार्ज में रहते। मेरा नाम पता सब नंबर मनोड़, थोड़े दिन बाद वो नोएडा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब हम एक टीवी चैनल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा जा पंडित जी, ठीक है। तो मैंने उनको थोड़ा नीचे वो करने के लिए कहा, समय खराब करेंगे, जाएं ये। मैंने कहा उसमें तो 101 करोड़ लगेगा रुपया। बोले कर देंगे इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाप रे। क्या तिलक लगा के लड्डू चलो जाओ। बोले कर देंगे वैसा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने महाराज आप जो कर रहे वही ठीक है। हनुमान जी की एक प्रसिद्ध पीठ है, वहां के परिवार है, तो हम नहीं जानते कि सब जानते हैं। ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको सब जानते हैं, फिर भी सीक्रेट शब्द लगाते हैं इसमें। सही कह रहे हैं सब इसलिए ये वोट को नहीं प्रभावित करता। हजारों साल से हम लोग जान रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं काशी गया तो वहां के पंडों ने मुझे परेशान किया कि इतना नहीं इतना पैसा चढ़ाओ। विंध्यवासिनी में हम लोग जाते हैं मिर्जापुर दर्शन करने, तो वहां भक्तों और पंडों में हमेशा लड़ाई होती है। पंडों भक्तों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। फिर भी हम जाना बंद तो नहीं करते। हम कहते हैं हम पंडों के लिए थोड़े नहीं जा रहे हैं, हम माई के लिए आए। बिल्कुल। क्या पास नहीं जा पाएंगे, दूर से देख लेंगे। बिल्कुल नहीं अंदर जाने दोगे, बाहर से देहरी छू लेंगे। जो सामान्य व्यक्ति जाता है ना, वो तो विग्रह नहीं देख पाए तो ध्वजा देखकर संतोष कर लेता है। बिल्कुल कर लेता है। काशी विश्वनाथ में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, पाप है लेकिन मुद्दा नहीं बनेगा, वो इस बात को नोट कर लें। अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या में राई रत्ती फर्क नहीं आएगा। क्या न चढ़ावे में फर्क पड़ेगा। हम ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी के नाम पर जो भी लोग अनाचार कर रहे हैं, वो अपना जीवन। हम भारत मानता है, भारत का मन मानता है कि इनको ठाकुर जी दंड देंगे। इसलिए इस तिल में तेल चुनावी तेल नहीं है।
ठीक है। नैतिक प्रश्न है। मैंने तो कहा था अपने एक शो में कि भाई मैं एसआईटी वेसआईटी के विपक्ष में नहीं था। सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरी क्लीनिंग करिए, बिल्कुल मच्छर मार दवा डालिए, जितने मच्छर हैं सब मरने चाहिए। लेकिन वो काम सरकारों का है, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने सर मच्छरों का जिक्र करा, बस लास्ट सवाल। हमारे यहाँ मूर्तियां चोरी हो गई। आपको पता नहीं, जानकारी है या स्मरण में है कि नहीं है, मथुरा वृंदावन के जो सारे बड़े मंदिर हैं ना, जो पूज्य मंदिर हैं बड़ी, जो जिनसे स्थान प्रतिष्ठा पाता, उन सब में विग्रह मुगल काल में हटा लिए गए थे सबसे। वो विग्रह बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर अलग अलग कालखंड में लाके स्थापित किए गए, इंक्लूडिंग बांके बिहारी जी, राधा गोविंद, गरुण गोविंद, जितने हैं मंदिर बड़े, सबके विग्रह राजस्थान और राजस्थान से आगे ले जाकर जमीन में दबाए गए, कहीं कुछ किया गया। क्या बात है, हमने तब भी उस स्थान को मानना नहीं छोड़ा। विग्रह नहीं था, फिर भी हम सर पटकते। बिल्कुल ठीक है सर, बस इसके साथ एक सवाल, आखिरी सवाल ये कि कॉकरोचेस से डरे क्या? मच्छरों का तो आपने जिक्र कर दिया कि छिड़क दिया, कॉकरोचों की जो पार्टी बना रहे हैं वो चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए या और बाकी लोगों के लिए, या आम जनता के लिए एक आशा की किरण? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। मसला मेरे लिए बीजेपी का नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ठीक है, उन्होंने नाम कॉकरोच क्यों रखा, थोड़ा हास्य बोध है उसमें, थोड़ा क्या है भगवान जाने, लेकिन भारत के लोकतंत्र की खूबी यही है कि हर आवाज को सुना जाना चाहिए। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, हमारे यहाँ कठोपनिषद में कहा गया, जितने लोग उतनी धाराएं, उतना विचार, सुनना चाहिए। संवाद ही रास्ता है। ठीक है, वो बच्चे जो कुछ करे उसको भी सुनिए, क्या दिक्कत है? इसी देश की संतान है, उनको भी बोलने का अधिकार है, और देश फिर तय करेगा। अगर उस देश को लगेगा कि ये देश को, समाज को कमजोर करने वाला एजेंडा है, तो जनता उनको किनारे कर देगी। इस देश ने तो चारवाक को भी ऋषि का दर्जा दिया, जिन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मौज से जियो, उधार लेके घी पियो, उनको भी हमने ऋषि कहा। ईश्वरवादी, एकेश्वरवादी, निराकार, साकार, सैकड़ों शाखाएं भारत में रही और सब फली फूली। मैं मानता हूं कि भारत गंगा है, आज की गंगा नहीं, जब प्रदूषित नहीं थी। भारत गंगा है और वो सेल्फ क्लीनिंग का मैकेनिज्म रखता है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए, कुछ भी प्रदूषित चीज होगी, दूषित चीज होगी, वो नहीं रहेगी गंगा। गंगा के बारे में यही कहा जाता है कि वो अपने को शुद्ध करने का सबसे बड़ा मैकेनिज्म दुनिया की जितनी नदियां हैं उसमें गंगा में है। इसीलिए अकबर गंगा जल पीता था। अकबर गंगा जल ही पीता था, बाकी सारे कुकर्म थे उसमें, लेकिन पीता गंगा जल ही था। भारत की आत्मा गंगा जैसी है, इसको कोई प्रदूषित नहीं कर सकता, ना छिपकली, ना कॉकरोच, ना मच्छर, ना डेंगू, ना मलेरिया। कोई पार्टी बना लीजिए, जो देश के अनुकूल होगा वही टिकेगा, अन्यथा किनारे हो जाएगा। सर, आपको ये भी लगता है कि अब बस जाते जाते 2-3 सवाल और हैं छोटे छोटे से, आपको लगता है सर योगी के बाद हिमंता में वो पोटेंशियल है, या शुभेंदु अधिकारी में वो पोटेंशियल है, या कोई और एक ऐसा नेता जो आपको लगता हो कि हाँ, अगर मैं योगी आदित्यनाथ को देख रहा हूं तो उसके बाद मैं इस आदमी को रख सकता हूं? देखिए, मुझे लगता है कि लोक जीवन में इस तरह का कुछ होता नहीं। नेता ऐसा, उनकी आप शेड्यूलिंग नहीं कर सकते कि जैसे हम लोग बुलेटिन की शेड्यूलिंग कर देते थे ना, कि ये खबर इसमें ले लेने, 2 बजे में, 3 बजे में, 4 बजे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या परिस्थिति उस वक्त रहेंगी। नरेंद्र मोदी जब इमर्ज हुए तो अचानक इमर्ज हुए ना, पहले दिन से तो किसी को नहीं पता था। कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है कि भारत का मन जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जो लोग चल रहे होंगे वो थोड़ा कम औरों से आगे होंगे रेस में। उसमें हेमंता भी है, उसमें शुभेंदु भी है।
शुभेंदु भी भारत के, वो भाजपा के और आरएसएस के आदमी नहीं है ना, तो अभी नई बहू है, अभी नई ब्याहता है, लेकिन उन्होंने घर का रीति रिवाज सीख लिया और पुरानी जेठानियों से अच्छा सीख लिया। क्या छुटकी बहू ने बड़की के कान काट दिए। योगी जी मंच पर आए तो उनने पहले चप्पल उतारी, फिर पूरा लेट गए। क्या एक मैसेज हो गया, भगवा पहनकर आए भगवा। और अपने जब शपथ लेके ऑफिस पहुंचे तो पहले फोन कर दिया स्टाफ को, कोई तौलिया डाल देना, वो कैमरे वालों को बुला लेना जरा, तौलिया का थोड़ा भगवा। वो जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। वही अच्छा वो है मंच पर आने वाले जो लोग प्रस्तुति देते हैं, वही अच्छा ये जाने कि जो यहाँ ऑडियंस है वो क्या चाहती है। ऑडियंस कुछ रागनी सुनना चाह रहे, आप फाग गा रहे हो, तो वो कैसे चलेगा। शुभेंदु और हेमंता विश्व शर्मा दोनों इस चीज को जानते हैं और कुछ हद तक फडणवीस भी उसी रास्ते को वो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये मैं कहूंगा ये योगी आदित्यनाथ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसके ये सब विद्यार्थी हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कहा। मतलब ये स्कूल योगी आदित्यनाथ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें ये सब लोग नए नए एडमिशन में, कोई 10th में, कोई 12th में, कोई ग्रेजुएशन कर। मतलब ये माना जाए जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है पूरे देश में, अलग अलग कोनों में, रातों रात मस्जिदें गायब हो जा रही हैं, फूल पत्ती उग जा रही हैं, ये सब योगी से ही सीख सीख कर हो रहा है। आई थिंक ये केवल बुलडोजर का विषय नहीं है। विषय ये कि योगी आदित्यनाथ ने एक यूएसपी और तय की जो शायद सुविधा औरों के पास नहीं है। हेमंता का एक अतीत है, अतीत जब तक आप जीवित रहते तब तक नहीं, आपकी मृत्यु के बाद भी साथ रहेगा। शुभेंदु का एक अतीत है, वो ईद पर दीदी के पीछे खड़े रहते थे टोपी लगाकर, तो वो सब है। आज भगवा है लेकिन कल टोपी का भी वीडियो है। योगी आदित्यनाथ की स्लेट बिल्कुल साफ है। जन्म से आज तक वो एक ही ढंग की बात बोल रहे हैं, कभी दूसरे ढंग की बात कही नहीं उन्होंने। और अपने कहे को कभी भी पॉलिटिकली, जिसको हम राजनीतिक सुविधा बोलते हैं, क्या राजनीतिक सुविधा के आधार पर उन्होंने कभी भी उसमें एडिटिंग नहीं की कि ये हिस्सा हटा दो, ये जोड़ दो, इधर हिस्सा ना, जो कहा उसी पर टिके। आप दूसरे वीडियो नहीं ला सकते कि जी पहले तो ऐसा कहते थे अब ऐसा नहीं जी, हम पहले भी ऐसा कहते थे, बीच में भी ऐसा कहते थे, आज भी ऐसा कह रहे और आगे भी ऐसा कहेंगे। ये किसी और के पास नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि स्कूल उनका है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी सब तो नहीं जान लेते, जितने जितनी क्षमता होती है उतना वो सीखता है। सारा ज्ञान लेके तो कोई विद्यार्थी नहीं निकल पाता ना, जिसमें जितनी कैपेसिटी है। कोई अब्दुल कलाम हो जाता है, कोई ननकू रह जाता है। बट ये लोग उस स्कूल में मुझे डिप्लोमा करते दिख रहे हैं, पढ़ते दिख रहे हैं। अभी आगे इनका फ्यूचर क्या होगा वो ये इनकी क्षमता, बिल्कुल कितना पढ़ पाते हैं, कितना रिजल्ट आता है, कितना जनता आपको टेस्ट करती है। मान लीजिए आपने कहा कि जी हम क्रांति कर देंगे, तो आपका विरोधी नीचे क्रांति कर देंगे, पहले क्या कह रहे थे, अरे हाँ हम समझ गए भैया फर्जी है। आपका अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता। योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस ढंग की वो नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं। उनका मैं योगी आदित्यनाथ हूं इसलिए जो बोला है वही बोलूंगा। उनसे पूछा गया कि अगर बाबरी मस्जिद वाले मस्जिद बनाए और आपको बुलाए शिलान्यास के लिए तो आप जाएंगे? क्यों जाऊंगा। बोले मेरा मुख्यमंत्री के नाते ये है कि वहां रोड हो जाए, वहां बिजली लग जाए, वहां सुविधाएं हो जाए, मुझे वहां जाके नमाज तो नहीं पढ़नी, और मुख्यमंत्री होता गोल गोल करता। बिल्कुल। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि महाराज जी वो मुख्तार के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मुख्तार को जहर दे दिया। अरे बोले भाई जहर दे दिया गया, मरना था ना। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं देखिए हाँ वो ऐसा है, और वो गोल गोल जलेबी बनाया, नहीं। जलेबी वाला उनकी बैटिंग का स्टाइल ही वो नहीं। पूछा गया अतीक का, तो उन्होंने कहा भाई इलाहाबाद जब गए अतीक की मृत्यु के बाद, प्रयागराज गए पहली बार, तो उनको पता था कि ये विषय यहां है। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी कह गए कि जो जस करी सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा करेगा। बात खत्म। कोई गोल बोल बात ही नहीं जी,
साफ बात कहो, सुखी रहो। और यही एक्शन माफियाओं से लेकर जमीनी स्तर पर, जैसे ये असद वाला हुआ, हर किसी, जो सूर्या चौहान को मारा, हर किसी, नाबालिग हो बालिग हो, उनका संदेश बिल्कुल साफ होता है कि वो करिए जिससे जनता में शासन के प्रति भरोसा जगे, ये लगे कि शासन लुटने पिटने के लिए नहीं। मैं एक आखिरी बात बताता हूं कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो भिवंडी में दंगा हुआ, बड़ा दंगा हुआ मुंबई में। पार्लियामेंट में कई दिन उस पर गतिरोध रहा, सदन नहीं चला। फिर सदन एक दिन बैठा कि भाई अनंत काल तक कैसे व्यवधान रहेगा, तो अटल जी ने उसमें एक भाषण दिया था, बड़ा अद्भुत भाषण था, लंबा 40-45 मिनट का भाषण था। उसका अंत उन्होंने इस बात से किया था कि इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। तो फिर उसका एक शीर्षक यही आया था, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। इस नाम से एक संघ ने पुस्तिका निकाली थी, पूरे देश में बंटवाई थी। तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अटल जी आक्रामक नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहां एक लक्ष्मण रेखा खींची ना कि भाई मार नहीं खाएगा हिंदू, ये जान लीजिए, मारेगा भी नहीं लेकिन मार नहीं खाएगा। योगी जी उसके आगे की रेखा खींचते हैं। श्रृंगार गौरी का मसला था खुला, तहखाना खुलना था, रात में रातों रात वहां तहखाना खुला, सफाई हो गई, नए गद्दे कालीन बिछ गए, विग्रह आ गए, पूजा अर्चना शुरू हो गई, ढोल ताशे बजने लगे। ये नहीं कि नहीं चुपके चुपके चोरी चोरी, ना चुपके चुपके चोरी चोरी नहीं, सब कुछ करो चौराहे पर, बिल्कुल एक व्यवस्था के साथ, बिल्कुल। और मुसलमानों को भी, मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, मुसलमानों को भी इस बात से संतोष होना चाहिए कि जब दंगा होता था उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे महीने, तो नुकसान दोनों का होता था, हिंदू भी मरता था। कवाल में जो कांड हुआ उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू भी मारे और मुसलमान भी मारे, उस आग में दोनों जले। योगी जी के समय दंगा फसाद नहीं हो रहा है तो दोनों को लाभ है। आप अपना कारोबार करिए, हिंदू अपना काम करे, पटे तो अच्छे से रहिए, नहीं पटे अलग अलग रहिए, लेकिन समाज में अव्यवस्था और हिंसा स्वीकार्य नहीं होगी। मतलब फर्जी गंगा जमुना नहीं बहेगी, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, ये नहीं चलेगा। पटे तो अच्छे से रहिए, नहीं पटे तो अलग अलग रहिए, लेकिन पत्थर नहीं चलेगा। बस मुझे लग रहा है शासक को इतना स्पष्ट होना ही चाहिए कि हिंदू मार नहीं खाएगा वाजपेयी की शैली और योगी जी की शैली, पत्थर नहीं चलेगा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पत्थर नहीं चलेगा। पत्थर चलाएंगे तो शासन बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत निष्ठुरता के साथ आपको क्रश करेगा, और बहुत बार हर बार सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-4 उदाहरण सेट हो जाते हैं। बच्चे को पिता हमेशा थोड़ी ना मारता है, बाद में तो आंखों से काम चल जाता है, घूर हमेशा नहीं मारता ना। 2-4 बार अच्छे से पिटाई कर देता है तो बच्चा पर हमेशा के लिए सीधा रहता है, वो जानता पापा गुस्सा घूर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मारेंगे, मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बहुत धूम धड़ाके की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पटरी पर है मोर और लेस, और मुझे लगता है कि अब कोई रोज एनकाउंटर हो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें पुरानों का हश्र देख के सीख लेते हैं। बिल्कुल, सीख ले तो ज्यादा अच्छा है, और जो नहीं सीख रहे हैं वो सीख ले तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी बातचीत रही। अब आपके हवाले ये इंटरव्यू, आप मुझे बताइए, बहुत सारे टॉपिक्स पर विस्तार से हमने चर्चा की, सर का जो पर्सपेक्टिव था वो आप तक पहुंचाया। आप क्या राय रखते हैं, कितने आप सहमत हैं, कितने आप नहीं सहमत हैं, आपकी क्या विचारधारा है, जो कुछ भी है कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा, अपने सवाल छोड़ते जाइएगा। अगली बार मुलाकात होगी तो वो सवाल पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।